नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर में हम प्रमुख तत्वों, यौगिकों एवं मिश्रणों के प्रयोगों एवं गुणों को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं हैलोजन से। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के ऐसे तत्वों का समूह जो कि धातुओं से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं उन्हें ही हैलोजन कहा जाता है। यहाँ पर हैलोजन लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है साल्ट फॉर्मर, राइट। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ऐसे तत्व जो कि धातुओं से अभिक्रिया करके साल्ट को फॉर्म करते हैं या लवण बनाते हैं, उन तत्वों के समूह को ही क्या कहा जाता है, हैलोजन कहा जाता है। और हैलोजन्स को आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 में रखा गया है। तो ये हमारी आधुनिक आवर्त सारणी हो जाएगी और आधुनिक आवर्त सारणी में ये वर्ग 17 हो जाएगा, राइट। तो पी ब्लॉक के तत्वों में जो वर्ग 17 हो जाएगा, तो वर्ग 17 में ये जो 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों को ही क्या कहा जाता है, हैलोजन कहा जाता है, राइट। तो फ्लोरीन जिसका परमाणु क्रमांक 9 है, क्लोरीन जिसका परमाणु क्रमांक 17 है, ब्रोमीन जिसका परमाणु क्रमांक 35 है, आयोडीन परमाणु क्रमांक 53 और एस्टोटीन परमाणु क्रमांक 85। इन 5 तत्वों के समूहों को ही क्या कहा जाता है, हैलोजन कहा जाता है। तो यहाँ पर 3 चीजें याद रखनी है। आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों का ऐसा समूह जो कि धातुओं से अभिक्रिया करके लवण बनाता है उन्हें हैलोजन्स कहा जाता है। हैलोजन्स को आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 17 में रखा गया है और हैलोजन्स 5 तत्वों का समूह होता है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन सम्मिलित होता है। अब हम प्रत्येक हैलोजन को बहुत ही जो है विस्तार से समझेंगे, जिसमें सबसे पहला हो जाएगा फ्लोरीन, राइट। तो फ्लोरीन एक हैलोजन है, फ्लोरीन एक हैलोजन है और फ्लोरीन का रासायनिक संकेत F होता है जिसका परमाणु क्रमांक 9 होता है। और जितने भी ज्ञात तत्व हैं उन सब में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक जो तत्व है वो क्या होता है, फ्लोरीन होता है। पिछले जो प्रीवियस लेक्चर्स थे जिसमें हमने आवर्त सारणी पढ़ी थी, आवर्त सारणी में मैंने आपको बताया था कि जब हम आवर्त सारणी में बाएं तरफ से दाएं तरफ की ओर आते हैं, राइट, बाएं तरफ से दाएं तरफ की ओर जाते हैं तो जो विद्युत ऋणात्मकता है वह बढ़ती है। और आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, फ्लोरीन है। और सबसे न्यूनतम ऋणात्मक तत्व क्या है, हाइड्रोजन है, राइट। तो तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन एवं फ्लोरीन के बीच में ही होती है, जिसमें से सर्वाधिक जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है वह कौन सा हो जाएगा, फ्लोरीन ही हो जाएगा। इसके साथ ही जो जितनी भी हैलोजन है, ध्यान रखना, हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व भी कौन होता है, फ्लोरीन ही होता है। तो फ्लोरीन के बारे में ये 2 चीजें याद रखनी है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, साथ ही साथ सभी हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन ही होता है और सभी तत्वों में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक भी फ्लोरीन ही होता है। अगला हो जाएगा क्लोरीन। देखिए, क्लोरीन का रासायनिक संकेत Cl होता है और इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। साथ ही साथ क्लोरीन के भी कई यौगिक होते हैं जिसमें से फास्जीन गैस बहुत ही विषैली होती है जिसका प्रयोग विश्व युद्ध में बड़े पैमाने पर किया गया था। दरअसल क्लोरीन कार्बन मोनोऑक्साइड, ये प्रश्न जो है परीक्षाओं में MCQs के रूप में पूछा जाता है कि फास्जीन गैस किस किस का यौगिक होती है। तो क्लोरीन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड CO से, क्लोरीन गैस कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करके ही फास्जीन गैस बनाती है जो कि बहुत ही विषैली होती है। फास्जीन गैस का रासायनिक नाम होता है कार्बोनिल क्लोराइड और इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है COCl4 होता है। तो क्लोरीन कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करके कार्बोनिल क्लोराइड बनाती है जिसे फास्जीन कहा जाता है। फास्जीन का रासायनिक फॉर्मूला COCl4 होता है जो कि अत्यंत विषैली गैस होती है और इसका प्रयोग विश्व युद्ध में बड़े पैमाने पर किया गया था। इसके अतिरिक्त क्लोरीन का उपयोग विभिन्न तत्वों के क्लोराइड बनाने में,
ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में, साथ ही साथ क्लोरोफॉर्म को बनाने में और कार्बन टेट्राक्लोराइड इत्यादि बनाने में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। अगला तत्व हो जाएगा ब्रोमीन, राइट। ब्रोमीन जो तत्व है, ब्रोमीन का रासायनिक संकेत Br होता है और इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 35 है। और ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कि कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव होता है। देखिए अगर हम देखें तो वर्तमान समय में ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है, 118 है। इन 118 तत्वों में से 2 तत्व ऐसे हैं जो कमरे के ताप पर क्या होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं। और द्रव अवस्था में अगर हम बात करें धातु की, ये दोनों चीजों को बहुत अच्छे से समझना, धातु और क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। तो जो धातु है पारा ऐसी धातु है जो कि कमरे के ताप पर क्या होती है, द्रव अवस्था में होती है। वैसे ही ब्रोमीन, राइट। तो ब्रोमीन एक ऐसा तत्व है जो कि अधातु होता है और ब्रोमीन कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव होता है या द्रव अवस्था में होता है। तो ब्रोमीन अधातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। इसका परमाणु क्रमांक 35 होता है। अगला हो जाएगा आयोडीन, जिसका रासायनिक संकेत I होता है और इसका परमाणु क्रमांक 53 होता है। आयोडीन के भी कई यौगिक होते हैं, जिसमें से एक क्या हो जाएगा, आयोडीन टिंचर हो जाएगा। अब आयोडीन टिंचर का पहली चीज प्रयोग कहाँ करते हैं और दूसरी चीज ये क्या होता है। तो देखिए आयोडीन टिंचर का जो प्रयोग है वो घाव को साफ करने में किया जाता है ताकि घाव पके ना। साथ ही साथ जो आयोडीन का टिंचर होता है वो कैसे बनाया जाता है, आयोडीन का पोटेशियम आयोडाइड जो होता है यौगिक, इसका एथेनॉल में बना विलयन ही क्या कहलाता है, आयोडीन टिंचर कहलाता है, राइट। तो फिर से समझिए, आयोडीन का पोटेशियम आयोडाइड, राइट, पोटेशियम आयोडाइड का एथेनॉल में बना विलयन ही क्या कहलाता है, आयोडीन का टिंचर कहलाता है। और इस टिंचर का प्रयोग घावों के ऊपर किया जाता है जिससे घाव पके ना या उसमें जो कीटाणु है वो स्वतः ही या आयोडीन के माध्यम से मर जाएं। इसके अतिरिक्त आयोडीन का प्रयोग जो है और भी अन्य जगह पर किया जाता है। आयोडीन के आइसोटोप का प्रयोग जो कि कौन सा हो जाएगा, आयोडीन 131 हो जाएगा। तो आयोडीन के आइसोटोप या समस्थानिक आयोडीन 131 का प्रयोग घेंगा या गाइटर रोग के इलाज में किया जाता है। इसके अतिरिक्त आयोडीन के आइसोटोप का प्रयोग कैंसर एवं ब्रेन ट्यूमर का पता लगाने में भी किया जाता है। वहीं आयोडीन का एक और यौगिक हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड, और सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में किया जाता है। अगला हैलोजन हो जाएगा एस्टेटीन हो जाएगा। एस्टेटीन का रासायनिक संकेत 80 और इसका परमाणु क्रमांक 85 होता है। एस्टेटीन क्या है, एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है, राइट। रेडियो एक्टिव तत्व होता है जो कि अत्यंत क्या होता है, अस्थायी होता है एवं पृथ्वी के भूपर्पटी में पाया जाने वाला एक दुर्बल तत्व होता है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं। देखिए ऐसे तत्व जिनका नाभिक भारी होता है या परमाणु क्रमांक 82 से अधिक वाले तत्वों को ही क्या कहा जाता है, रेडियो एक्टिव तत्व कहा जाता है। क्योंकि ऐसे तत्वों का जो नाभिक होता है वो अस्थायी होता है और नाभिक अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए लगातार विकिरण को उत्सर्जित करता है। अर्थात रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव तत्वों के नाभिक जो है स्थायित्व प्राप्त करने के लिए लगातार विकिरण, जिसमें अल्फा विकिरण, बीटा विकिरण या गामा विकिरण को जो है उत्सर्जित किया जाता है। तो एस्टेटीन भी क्या है, एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है जो कि अत्यंत क्या होता है, अस्थायी होता है, राइट। और यह पृथ्वी में पाए जाने वाला एक दुर्लभ क्या है, तत्व होता है। अब आगे हम चर्चा करेंगे यहाँ पर उत्कृष्ट गैसों की या नोबल गैसेस की। तो नोबल गैसेस कौन सी होती हैं या किन तत्वों को नोबल कहा जाता है। देखिए हमने समझा था जब रासायनिक बंध पढ़े थे, तब मैंने आपको बताया था कि जो समूह 18 है, समूह जो 18 है, समूह 18 के तत्वों का जो अंतिम कक्ष होता है उनका अष्टक क्या होता है, पूर्ण होता है, राइट।
अष्टक पूर्ण होता है, इसीलिए इनको जो है नोबल गैसेस कहा जाता है या नोबल तत्व कहा जाता है। और चूंकि ये जो सभी तत्व हैं ये सभी तत्व गैसीय अवस्था में है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, गैसेस, नोबल गैसेस कहा जाता है। तो हम सीधा कह सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 में रखे गए तत्व जिनका अष्टक पूर्ण होता है या जिनके वाहक कक्षा में या अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है, उनको ही जो है उत्कृष्ट गैस कहा जाता है। राइट, तो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 18 में रखे गए तत्वों को जिनका अष्टक पूर्ण होता है या अंतिम कक्षा में या वातम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, उन तत्वों को ही नोबल तत्व कहा जाता है। और चूंकि ये गैसीय अवस्था में है इसलिए इनको नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। अब चूंकि इनका अष्टक पूर्ण होता है, राइट, और अष्टक पूर्ण होता है इसीलिए ये रासायनिक दृष्टि से ना तो किसी अन्य तत्व के साथ में बंध बनाती हैं, और जब बंध नहीं बनाएंगे तो ये यौगिक भी नहीं बनाएंगे, इसीलिए रासायनिक दृष्टि से कैसी होती हैं, अक्रिय होती हैं, अर्थात यह अन्य गैसों से या अन्य तत्वों से क्रिया ही नहीं करती हैं। उत्कृष्ट गैसों में सम्मिलित है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और क्या हो जाएगा, रेडॉन हो जाएगा। अब इन उत्कृष्ट गैसों का प्रयोग कहाँ पर होता है या इनकी विशेषताओं को लेकर भी एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा या अन्य जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई प्रकार के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो हम हर एक नोबल गैस का परमाणु क्रमांक है या उसका रासायनिक संकेत है, उनके उपयोग हैं, उनको समझते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। राइट, हीलियम का रासायनिक संकेत He होता है और इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। हीलियम एक ऐसी गैस है जिसका घनत्व बहुत ही कम होता है, इसीलिए इसका प्रयोग गुब्बारों में भरने के लिए किया जाता है। दूसरी चीज, ऐसे जो गोताखोर होते हैं, गोताखोर समुद्रों में अपने ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम को भी भरकर ले जाते हैं। उसका कारण क्या है कि ऑक्सीजन का घनत्व ज़्यादा होता है, इसीलिए यदि वो समुद्र में ऑक्सीजन का प्रयोग सांस लेने में करेंगे तो उनकी ऊर्जा अधिक खर्च होगी और जिससे उनको थकान ज़्यादा हो जाएगी। तो गोताखोरों को थकान ना हो इसीलिए गोताखोर अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम गैस को भी या ऑक्सीजन एवं हीलियम के मिश्रण को ही ले जाते हैं, जिसका उद्देश्य होता है कि गोताखोरों को थकान ना हो। तो गुब्बारों को भरने में एवं गोताखोरों द्वारा सिलेंडर में हीलियम गैस का ही प्रयोग किया जाता है। दूसरा हो जाएगा नियॉन। राइट, नियॉन का रासायनिक संकेत Ne होता है और इसका परमाणु क्रमांक 10 होता है। नियॉन का प्रयोग विज्ञापन बोर्ड में किया जाता है, जिसकी वजह से विज्ञापन बोर्ड में एक शाइनिंग आती है। आपने देखा होगा कि सड़कों के किनारे जो बोर्ड होते हैं वो बहुत दूर से ही स्पष्ट रूप से दिख जाते हैं, अर्थात उनकी चमक ज़्यादा होती है। और इस चमक का जो कारण है वो क्या होता है, नियॉन गैस ही होती है। राइट, तो नियॉन जिसका परमाणु क्रमांक 10 है, इसका प्रयोग विज्ञापन बोर्ड में किया जाता है ताकि विज्ञापन दूर से ही स्पष्ट रूप से दिख जाए। अगला हो जाएगा आर्गन गैस। राइट, तो आर्गन गैस का रासायनिक संकेत Ar होता है और इसका परमाणु क्रमांक 18 होता है। और आर्गन गैस का प्रयोग वल्व एवं ट्यूबलाइट में जो फिलामेंट है उसका ऑक्सीकरण रोकने के लिए किया जाता है। अब ऑक्सीकरण क्या होता है, किसी भी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन से अभिक्रिया करना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। राइट, और हमने देखा था कि ऑक्सीकरण की वजह से ही क्या होता है, संक्षारण होता है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही क्या होता है, दहन होता है। इसीलिए जो वल्व का फिलामेंट होता है, राइट, या जिसको हम क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। राइट, अब ये जो तंतु है, अगर वल्व में ऑक्सीजन होगी तो पहली चीज तो ये कि टेम्परेचर ज्यादा होने पर इसका दहन हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि इसका ऑक्सीकरण भी हो जाएगा, जिससे ये क्या हो जाएगा, जल्दी खराब हो जाएगा। कहने का तात्पर्य हुआ कि जैसे लोहे को नमी युक्त वायु में रख दिया जाए तो लोहे में जंग लग जाती है, लोहा खराब हो जाता है, वैसे यदि वल्व के फिलामेंट में यदि ऑक्सीजन होगी या ऑक्सीजन के संपर्क में होगा तो फिलामेंट भी खराब हो जाएगा। इसीलिए फिलामेंट का ऑक्सीकरण रोकने के लिए वल्व में कोई भी अक्रिय गैस या विशेष रूप से क्या भरी जाती है, आर्गन गैस
भरी जाती है। अगली हो जाएगी क्रिप्टॉन। तो क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक 36 होता है, इसको Kr से दर्शाते हैं। इसका जो प्रयोग है वो फोटोग्राफी एवं प्रकाश उत्पन्न करने हेतु किया जाता है। अब हो जाएगा जेनॉन। तो जेनॉन की अगर हम चर्चा करें तो जेनॉन का जो रासायनिक संकेत होता है वो Xe होता है और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 54 होता है, राइट। और जेनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। क्यों कहते हैं वो समझना। देखो अभी मैंने बताया था कि जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं उनका अष्टक पूर्ण होता है, अर्थात ये रासायनिक दृष्टि से अक्रिय होती हैं, परंतु इन सभी नोबल गैसेस में स्ट्रेंजर गैस ही एक ऐसी गैस है जो कि कई प्रकार के यौगिक बनाती है। तो अक्रिय गैसों में जेनॉन गैस यौगिक बनाती है और यौगिक बनाने के कारण ही इसको स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, क्योंकि सामान्य रूप से जो अक्रिय गैसें हैं वो यौगिक नहीं बनाती हैं और ना ही अभिक्रिया करती हैं। फिर हो जाएगा रेडॉन। तो रेडॉन का रासायनिक संकेत Rn होता है, इसका परमाणु क्रमांक 86 होता है और रेडॉन एक ऐसी गैस है जो कि स्वतंत्र अवस्था में हमारे वायुमंडल में नहीं होती है, राइट। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस प्राकृतिक रूप से हमारे वायुमंडल में नहीं होती है। तो वायुमंडल में स्वतंत्र अवस्था में रेडॉन नहीं होती है, परंतु भूकंप आने से पहले इस गैस की मात्रा में बढ़ती है या गैस उपलब्ध हो जाती है। तो यदि वायुमंडल में रेडॉन गैस की उपस्थिति है या रेडॉन गैस की सांद्रता में वृद्धि होती है तो इसका तात्पर्य है कि उस क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना है। क्लियर। अब हम समझते हैं अगला तत्व जो कि क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, राइट। तो कार्बन एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है और कार्बन का रासायनिक संकेत C होता है और कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4। तो कार्बन का रासायनिक संकेत C और इसका परमाणु क्रमांक 4 होता है और कार्बन एक अधात्विक तत्व होता है। इसके साथ ही सभी जीवधारियों में कार्बन अनिवार्य रूप से मौजूद होता है, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जंतु हों, चाहे मनुष्य हो, सभी जीवधारियों में कार्बन अनिवार्य घटक होता है। अर्थात जीवधारियों का जो शरीर है, जीव जंतुओं का शरीर है, कार्बन से ही मिलकर बना हुआ होता है और यह एक अधात्विक तत्व होता है। इसके साथ ही कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 होती है, क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 4 होता है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा, अर्थात ये इसकी क्या हो जाएगी, वाहतम कक्षा हो जाएगी। और कार्बन के वाहतम कक्षा में, राइट, वाहतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल और केवल 4, अर्थात इसकी संयोजकता 4 होती है, राइट। इसकी संयोजकता या वैलेंसी 4 होती है। इसीलिए कार्बन कई तत्वों के साथ में मिलकर जो है कई प्रकार के यौगिक बनाता है। इसके साथ ही, राइट, तो एक तो इसकी आप याद रखें क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसके साथ ही कार्बन में श्रृंखलन का गुण भी होता है, अर्थात कार्बन के जो परमाणु है वो आपस में जुड़कर लंबी लंबी श्रृंखलाएं बनाते हैं। इन दोनों कारणों की वजह से ही इन दोनों कारणों की वजह से ही कार्बन के कई यौगिक होते हैं और हमारे वातावरण में कई कार्बनिक यौगिक होते हैं। शुरुआत में तो ऐसा भी माना जाता है कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो प्राकृतिक ही होते हैं, क्योंकि सभी जो जीव संरचनाएं हैं वो कार्बन आधारित हुई होती है, अर्थात हमारे वातावरण में कई कार्बनिक यौगिक उपस्थित होते हैं। परंतु बाद में कार्बनिक यौगिकों को कृत्रिम रूप से भी बनाया गया, जिसका आपको नाम पता होगा, यूरिया, राइट। तो यूरिया पहला ऐसा कार्बनिक यौगिक था जिसको प्रयोगशाला में बनाया गया था। अब कार्बन की एक और अगर हम विशेषता की चर्चा करें तो कार्बन अपर रूपता को भी प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर अपर रूपता क्या होती है, देखिए, तत्वों का वह गुण, राइट। जब एक तत्व कई रूपों में पाया जाता है तो तत्व के उसी गुण को क्या कहा जाता है, अपर रूपता कहा जाता है। तो जब कोई तत्व कई रूपों में पाया जाता है
और ये जो टॉपिक है ये प्री के अलावा मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जब कोई तत्व कई रूपों में पाया जाता है तो उसे उस तत्व या वही उस तत्व की क्या कहलाती है, अपर रूपता कहलाती है, अपूर्ण रूपता का गुण कहलाता है। तो कार्बन भी कई रूपों में पाया जाता है, अर्थात कार्बन अपर रूपता के गुण को प्रदर्शित करता है और कार्बन के कई अपर रूप हैं, जैसे हीरा, ग्रेफाइट और क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। तो कार्बन के प्रमुख अपर रूप में सबसे पहला हो जाएगा हीरा, फिर ग्रेफाइट और फिर फ्लोरीन, जिसमें से हम हीरा एवं ग्रेफाइट को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो कार्बन का पहला अपर रूप हो जाएगा हीरा। हीरे के बारे में समझते हैं। देखिए, हीरे का प्रयोग बड़े पैमाने पर ज्वेलरीज में किया जाता है। साथ ही साथ हीरा ज्ञात पदार्थों में सबसे कठोर जो है पदार्थ है। परंतु क्या आपको पता है कि हीरा इतना कठोर क्यों होता है? इसको समझते हैं। देखिए, हीरे की संरचना इस तरीके की होती है कि हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु अन्य 4 परमाणुओं के साथ में आवंधित होता है। तो हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु अन्य 4 परमाणुओं के साथ आवंधित होता है, जिससे एक दृढ़ त्रि-आयामी संरचना बनती है या एक हार्ड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है। और इसी दृढ़ त्रि-आयामी संरचना के कारण ही हीरा अत्यंत कठोर होता है और हीरा अभी तक के ज्ञात पदार्थों में सबसे अधिक कठोर है। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु अन्य 4 परमाणुओं के साथ में आवंधित होता है, जिससे एक दृढ़ त्रि-आयामी संरचना बनती है और इसी संरचना के कारण हीरा ज्ञात पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है या कठोर पदार्थ है। इसके साथ ही हीरा रासायनिक रूप से बहुत ही कम क्रियाशील होता है, अर्थात हीरा अन्य तत्वों के साथ में आसानी से अभिक्रिया नहीं करता है। यह विद्युत का कुचालक होता है, यह भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, राइट। तो यहां पर हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के अपर रूप हैं, जिसमें से ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, तो वहीं हीरा जो है विद्युत का कुचालक होता है। अब हीरे का प्रयोग कहां पर होता है? तो हीरे का सबसे पहला प्रयोग तो कहां पर होता है? म्यूजियम में, राइट। जो बड़ा हीरा है उसको बढ़िया म्यूजियम में रखा जाता है और लोग देखने आते हैं, राइट। तो हीरे का प्रयोग प्रदर्शनी के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो छोटे हीरे होते हैं उनसे कई प्रकार के आभूषण बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त व्यावसायिक रूप से अगर हम हीरे के प्रयोग देखें तो हीरा ज्ञात तत्वों में सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो ज्ञात पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ है, इसीलिए चट्टानों को वेदने में अर्थात ड्रिल करने में और कांच को काटने में हीरे का ही प्रयोग किया जाता है। अब दूसरा हो जाएगा ग्रेफाइट, राइट। तो ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप होता है। साथ ही साथ ग्रेफाइट का प्रयोग स्नेहक के तौर पर किया जाता है, परंतु क्यों? तो ग्रेफाइट की संरचना में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन आवंधन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है, राइट। तो ग्रेफाइट की संरचना में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आवंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है, जिससे षटकोणीय व्यू मिलता है, राइट। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछे जाते हैं। एक दृढ़ त्रि-आयामी संरचना किसकी होती है? हीरे में होती है। षटकोणीय व्यू किस में होता है? तो वो ग्रेफाइट में होता है। तो ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आवंधन 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है, जिससे षटकोणीय व्यू मिलता है। और ग्रेफाइट में ये षटकोणीय जो कार्बन का व्यू है या कार्बन की ये परतें हैं, ये क्षीण वान डर वाल्स द्वारा इनके बीच में क्षीण वान डर वाल्स बल लगता है। और चूंकि वान डर वाल्स जो बल है वो बहुत ही कम होता है, इसीलिए ग्रेफाइट की ये जो परतें हैं ये एक दूसरे पर फिसलती हैं। इसी वजह से ग्रेफाइट का प्रयोग स्नेहकों की भांति किया जाता है, राइट। तो ग्रेफाइट में कार्बन का प्रत्येक परमाणु जो है कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है, जिससे एक षटकोणीय व्यू या षटकोणीय परत प्राप्त होती है। और ये जो षटकोणीय कार्बन की परतें होती हैं, इनके बीच में क्षीण वान डर वाल्स बल लगता है, जिसकी वजह से ही ये एक दूसरे पर फिसलती हैं। इसी वजह से ग्रेफाइट
ग्रेफाइट का जो प्रयोग है वो स्नेहक की भांति किया जाता है। क्लियर। दूसरी चीज, ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है। इसके अतिरिक्त यह विद्युत का चालक भी होता है, राइट। तो यह ताप का भी बढ़िया चालक है, ताप का भी बढ़िया चालक है और विद्युत का भी सुचालक होता है। इसीलिए इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर सेलों में इलेक्ट्रोड बनाने के लिए तथा शुष्क सेल में किया जाता है। तो इलेक्ट्रोड बनाने में एवं शुष्क सेल में टर्मिनल बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ यह रासायनिक दृष्टि से कम अभिक्रियाशील होता है और इसका गलनांक भी क्या होता है, उच्च होता है। इसीलिए इसका प्रयोग किसमें करते हैं, क्रूसिबल बनाने में करते हैं। जो पेंसिल की निब होती है वह भी ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। क्लियर। साथ ही साथ ग्रेफाइट का प्रयोग जो रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसमें मंदकों के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, राइट। जब हमने रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि जो नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया होती है, राइट, अगर नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया अनियंत्रित होती है तो वही जो है परमाणु बम के रूप में कार्य करती है। परंतु यदि नाभिकीय विखंडन की क्रिया को नियंत्रित किया जाए तो उस अभिक्रिया के माध्यम से हम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। और उसी नाभिकीय अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए ही, या नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए ही परमाणु भट्टी में या न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट की छड़ों का प्रयोग मंदक के रूप में या मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। अब जो ग्रेफाइट है उसके हम कई प्रमुख यौगिकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो कार्बन, तो कार्बन के जो प्रमुख यौगिक हैं उन पर चर्चा करेंगे। क्लियर। तो सबसे शुरू में हमने यहाँ पर कार्बन से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में चर्चा की, फिर कार्बन के दो अपर रूपों के बारे में देखा, हीरा एवं ग्रेफाइट। अब जो है हम कार्बन के महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों को जो है पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, मेथेन। तो मेथेन का रासायनिक फॉर्मूला CH4 होता है और मेथेन प्राकृतिक गैस साथ ही साथ बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक होता है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जो नेचुरल गैस होती है उसका मुख्य कंपोनेंट क्या होता है। तो जो नेचुरल गैस है साथ ही साथ जो बायोगैस है, तो बायोगैस एवं नेचुरल गैस का मुख्य घटक मेथेन ही होता है, जिसका परमाणु क्रमांक CH4 होता है। इसके साथ ही मेथेन गैस प्राकृतिक रूप से जो कोयले की खदानें होती हैं उन कोयले की खदानों में मेथेन गैस पाई जाती है। और जब मेथेन गैस की अभिक्रिया वायु से होती है तो एक बहुत ही भयंकर विस्फोट होता है। इसीलिए तो इसे क्या कहा जाता है, फायर डैम कहा जाता है। तो कोयले की खदानों में जब मेथेन गैस वायु से अभिक्रिया करती है तो विस्फोट होता है, इसीलिए इसे फायर डैम भी कहा जाता है। मेथेन का उपयोग जो है ईंधन के रूप में किया जाता है, राइट। जो बायोगैस है, चाहे वो गोबर गैस हो या अन्य जो बायोगैस हैं, उनमें मुख्य घटक मेथेन होता है, इसलिए मेथेन का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। साथ ही साथ मेथेन जो है, मेथेन कई मानविक क्रियाकलापों में भी क्या होती है, उत्पन्न होती है, जैसे धान के खेतों में एवं पशुपालन में। कैसे, जो धान के खेत होते हैं, धान के खेतों में प्राकृतिक रूप से मेथेन गैस उपस्थित होती है। और वहीं जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, ध्यान रखें, जुगाली करने वाले जानवर जैसे गाय हो जाएगा, भैंस हो जाएगा, तो जुगाली करने वाले जानवर जब जुगाली करते हैं तो उनके मुंह से भी मेथेन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। और जितनी ज़्यादा मेथेन गैस रिलीज होगी उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होने की भी संभावना होती है। तो मेथेन गैस का प्रयोग ईंधन के रूप में भी करते हैं। यह ग्रीन हाउस गैस भी है और यह मानवीय क्रियाकलाप जैसे धान की खेती और पशुपालन में भी मेथेन गैस जो है रिलीज होती है। दूसरा हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या जिसको CFC भी कहा जाता है, राइट। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कार्बन का ही यौगिक होता है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रीऑन भी कहा जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रीऑन का प्रयोग
एसी में या रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेशन के लिए किया जाता है। तो रेफ्रिजरेशन क्या होता है, राइट, कुल मिलाकर वह जो फ्रिज को ठंडा करने में सहायक होता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का रेफ्रिजरेशन के लिए बड़े पैमाने पर फ्रिज में CFCs का ही प्रयोग होता है। इसके साथ ही आपको ये भी पता होगा कि जो CFC है यह ओजोन गैस के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। CFCs के प्रयोग से ही ओजोन गैस में लगातार जो है कमी आ रही है या ओजोन गैस का छिद्र बढ़ रहा है। इसी वजह से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत जो CFCs है उसके प्रयोग को सीमित करने का समझौता किया गया है, राइट। साथ ही साथ यह एक हरित गृह कार्बनिक यौगिक भी है। तो यहाँ पर 3 चीजें आपको CFC के बारे में याद रखना है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रियान भी कहा जाता है। यह कार्बन का एक यौगिक होता है। इसका प्रयोग रेफ्रिजरेशन के लिए बड़े पैमाने पर रेफ्रिजरेटर में किया जाता है और इसके प्रयोग से ही एक तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ रहा है, साथ ही साथ इससे ओजोन परत में क्षरण भी हो रहा है। इसीलिए ओजोन परत जो कि हानिकारक परावैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा करती है, ओजोन परत का क्षरण ना हो, इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में CFCs के प्रयोग को सीमित करने के लिए समझौता किया गया था। फिर तीसरा हो जाएगी मस्टर्ड गैस, राइट। तो मस्टर्ड गैस कार्बन का एक यौगिक होती है और मस्टर्ड गैस सामान्य ताप पर रंगहीन एवं गाढ़ा क्या है, द्रव होता है। तो मस्टर्ड गैस सामान्य ताप पर रंगहीन होती है और यह एक गाढ़ा द्रव होता है। चूंकि इसकी खुशबू सरसों या मस्टर्ड के समान होती है, इसीलिए इसको मस्टर्ड कहा जाता है। परंतु सरसों जैसी खुशबू होती है, जिसका मतलब इसको आसान मत समझ लेना, ये बहुत ही खतरनाक होती है और बहुत ही जहरीली होती है। यदि कोई व्यक्ति मस्टर्ड गैस के संपर्क में आ जाता है तो वह उस व्यक्ति के त्वचा पर फफोले तक डाल देती है। तो मस्टर्ड गैस अत्यंत जहरीली होती है, साथ ही साथ यह जीव जंतुओं की त्वचाओं पर फफोले भी डाल देती है। इसीलिए इसका प्रयोग जैविक हथियार के रूप में प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था। तो मस्टर्ड गैस का प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में हुआ था। किसने किया था? हिटलर ने किया था। किसके खिलाफ? ब्रिटेन के विरुद्ध किया था। तो जर्मनी की सेना ने ब्रिटेन के विरुद्ध मस्टर्ड गैस का ही प्रयोग किया था, क्योंकि यह बहुत ही जहरीली होती है और यह बड़ी संख्या में जो है लोगों की जान ले सकती है। फिर चौथा हो जाएगा अश्रु गैस हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं? टीयर गैस कहते हैं। तो अश्रु गैस भी कार्बन की एक यौगिक है और यह एक अविशैली गैस होती है। तो अश्रु गैस एक अविशैली गैस है, परंतु अगर अश्रु गैस जो है नासिका के संपर्क में आ जाए या आंखों के संपर्क में आ जाए तो यह जलन पैदा करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मस्टर्ड गैस है वो जहरीली गैस है, अर्थात इसके संपर्क में सूंघने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। वहीं जो अश्रु गैस है ये अविशैली गैस है, परंतु यदि अश्रु गैस जो है आंखों के संपर्क में या नासिका के संपर्क में आ जाती है तो उससे वारी क्या होती है? जलन होती है, आंख से आंसू आते हैं। यही कारण है कि अश्रु गैस का प्रयोग जो सुरक्षा बल है उनके द्वारा जनता को तितर बितर करने के लिए किया जाता है। कहीं पर अगर विद्रोह हो रहा है या बड़ी संख्या में लोग हैं तो उनको हटाने के लिए पुलिस बलों के द्वारा इसी गैस का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इसको किसी क्षेत्र में फैलाया जाता है तो वहाँ के लोगों की आंखों में बहुत तेज जलन होती है, जिस वजह से वह उस क्षेत्र से हट जाते हैं। साथ ही साथ अश्रु गैस का जो प्रयोग है इसका प्रयोग भी प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था। फिर अगला हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, राइट। क्लोरोफॉर्म एक रंगहीन बाष्पशील व गाढ़ा द्रव होता है, राइट। तो क्लोरोफॉर्म एक रंगहीन बाष्पशील एवं गाढ़ा द्रव होता है, जिसको यदि सूंघ लिया जाए तो व्यक्ति में निश्चेतना उत्पन्न होती है, अर्थात वह जो है उसका तंत्रिका तंत्र एवं अन्य जो है शारीरिक अंग कार्य करना बंद कर देते हैं। क्लियर। परंतु यदि क्लोरोफॉर्म का हाई डोज ले लिया जाए तो उससे व्यक्ति मूर्छित तक हो सकता है। फिल्मों में देखा होगा ना, कई बार जो है गुंडे किडनैपिंग करते हैं तो वो सफ़ेद रुमाल पे थोड़ा बहुत 2-4 बूंदे गिरा देते हैं, वो नाक में लगा देते हैं तो मूर्छित हो जाती है, राइट। वो यही क्लोरोफॉर्म होता है। तो कुल मिलाकर क्लोरोफॉर्म रंगीन होता है, बाष्पशील होता है और ये गाढ़ा द्रव होता है।
और इसको सूंघने से निश्चेतना उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए इसका प्रयोग शल्य चिकित्सा अर्थात सर्जरी से पहले जो पेशेंट होता है उसको निश्चेतक या एनीस्थीसिया के रूप में इसका ही प्रयोग दिया जाता है, राइट। तो जो पेशेंट है उसको जैसे क्लोरोफॉर्म दिया जाता है तो उसके जहां पर भी सर्जरी होता है उसकी एक्टिविटी की जानकारी उसके मस्तिष्क तक नहीं पहुंचती है और सर्जरी आसानी से हो जाती है। वहीं अगर क्लोरोफॉर्म का जो है अच्छा डोज हो जाए तो उससे व्यक्ति को मूर्छित भी हो जाता है या व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। फिर अगला हो जाएगा आयोडोफॉर्म हो जाएगा। आयोडोफॉर्म का अच्छा यहाँ पर इनके रासायनिक सूत्र भी आप याद रखें। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र होता है CHCl3। ध्यान रखें यहाँ पर ये L नहीं है, जैसे क्लोरो में जो Cl था ये, लेकिन ये यहाँ पर क्या है I है। तो क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है। आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHI3 आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला होता है, राइट। तो आयोडोफॉर्म का रासायनिक सूत्र CHI3 होता है। आयोडोफॉर्म पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है और आयोडोफॉर्म को ट्राई आयोडोमेथिन के नाम से भी जाना जाता है। आयोडोफॉर्म का प्रयोग रोगाणुनाशक के रूप में करते हैं, अर्थात इसका प्रयोग घाव को साफ करने में या घाव को धोने में रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। तो यदि घाव को अगर हम आयोडोफॉर्म से धोते हैं तो उसमें जो भी कीटाणु होते हैं, जो भी रोग के वाहक होते हैं, वो स्वतः ही क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अगला हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड CC क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये L है। हाँ, यही मैं आपको समझाना चाहता था। यहाँ पर I है और ये क्या हो जाएगा, L है। तो ये CCl क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, क्लोराइड है। क्लियर। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का रासायनिक फॉर्मूला होता है CCl4 और कार्बन टेट्राक्लोराइड एक वाष्पशील क्या होता है, द्रव होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को टेट्राक्लोरोमीथेन के नाम से भी जाना जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो वाष्प है ये अज्वलनशील होती है, परंतु ये वायु से भारी होती है। कैसी होती है, ये अज्वलनशील होती है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो वाष्प है ये अज्वलनशील होती है एवं वायु से भारी होती है। इन दोनों कारणों की वजह से ही कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग फायर एक्सटिंग्यूशर में किया जाता है। अग्निशामक या फायर एक्सटिंग्यूशर में जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग ही किया जाता है। अब नॉर्मली अगर जैसे कपड़ों में आग लगती है तो हम वहां पर पानी डालकर जो है बुझा सकते हैं, परंतु यदि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में आग लग जाए और यदि आप पानी डालें तो अगर पानी में अशुद्धियां होंगी तो वो विद्युत का क्या कर सकता है, प्रवाह हो सकता है। इसीलिए यदि किसी सर्किट में आग लगी है तो उसको जल से नहीं बुझाया जाता है, उसकी जगह पर किसका प्रयोग किया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, राइट। तो दो चीजें याद रखनी है, विद्युत के कारण जहां पर भी आग लगती है उसको कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्वारा ही बुझाया जाता है, राइट। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का रासायनिक नाम टेट्राक्लोरोमीथेन होता है और विद्युत के कारण जो आग लगती है उसको बुझाने में कार्बन टेट्राक्लोराइड का ही प्रयोग किया जाता है। अगला हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट का नाम आपको तो जरूर से पता होगा, राइट। जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें इसी गैस का क्या हुआ था, रिसाव हुआ था। तो मिथाइल आइसोसाइनेट जिसका रासायनिक फॉर्मूला होता है C2H3NO या CH3N क्या हो जाएगा, CO हो जाएगा। तो CH3NCO हो जाएगा। और मिथाइल आइसोसाइनाइड एक विषैली गैस होती है और यह वही गैस है जिसका रिसाव भोपाल गैस त्रासदी में हुआ था। दरअसल मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का प्रयोग कीटनाशक बनाने में किया जाता है। तो कीटनाशकों या कार्बामेट्स को बनाने में मिथाइल आइसोसाइनाइड का प्रयोग किया जाता है। दुर्घटनावश इसका रिसाव हो गया जिससे बहुत ही भयंकर जो है भोपाल गैस त्रासदी घटित हुई थी। अगला हो जाएगा एथिल अल्कोहल, ये क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। तो एथिल अल्कोहल या एथेनॉल का रासायनिक फॉर्मूला होता है C2H5OH होता है। और जो एथिल अल्कोहल है या एथेनॉल है ये सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है और इसी एथिल अल्कोहल को ही अल्कोहल के नाम से जाना जाता है,
राइट। जो एथिल अल्कोहल है या एथेनॉल है उसका प्रयोग सभी अल्कोहली पेय पदार्थों में किया जाता है। तो जो शराब है, शराब बनाने में अल्कोहल का ही प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ यह एक अच्छा विलायक भी है, अल्कोहल अच्छा विलायक भी है, इसीलिए इसका प्रयोग शराब के अतिरिक्त टिंचर आयोडीन बनाने में, कफ सिरप बनाने में, टॉनिक बनाने में तथा विभिन्न औषधियों में भी अल्कोहल का ही प्रयोग किया जाता है। और जो कई कफ सिरप होती हैं उनमें अल्कोहल का घटक मौजूद होता है। अगला यौगिक हो जाएगा ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन हो जाएगा। सबसे पहली चीज, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन का रासायनिक नाम या आयुपैक नाम जो है वो प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल होता है। तो ग्लिसरॉल का आयुपैक नाम प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल होता है। और जो ग्लिसरॉल है उसका प्रयोग मॉइस्चराइजर के रूप में सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है। तो ठंड के दिनों में मॉइस्चराइजर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ विभिन्न घटकों जैसे नाइट्रोग्लिसरीन, डायनामाइट इत्यादि के निर्माण में भी जो है ग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ प्लास्टिक है, कृत्रिम रेसे, खाद्य परिरक्षक, स्नेहक, एंटीफ्रीज आदि बनाने में भी ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है। अगला हो जाएगा ट्राइनाइट्रोटोलुइन, या जिसको क्या कहा जाता है, TNT भी कहा जाता है, राइट। TNT या ट्राइनाइट्रोटोलुइन एक एरोमेटिक क्या है, कार्बनिक होता है। तो पहली चीज तो आप यही याद रखेंगे। तो TNT एक एरोमेटिक कार्बनिक होता है जिसका सूत्र C6H2NO2 और फिर क्या हो जाएगा, होल जो कोष्टक है उस पर 3, फिर क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा। यह TNT का आणविक सूत्र है। और TNT एक विस्फोटक पदार्थ होता है, इसलिए इसका प्रयोग जो है एक्सप्लोसिव या बम बनाने में किया जाता है। अगला हो जाएगा रिसर्च डिपार्टमेंट, क्या हो जाएगा, एक्सप्लोसिव हो जाएगा, राइट। तो रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव हो जाएगा। RDX एक बहुत ही अति विस्फोटक होता है। तो RDX एक अति विस्फोटक ठोस होता है जिसका प्रयोग बड़े पैमाने पर द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था। इसकी अतिरिक्त जो हमारी मुंबई में धमाके हुए थे तो बॉम्बे ब्लास्ट में भी RDX का प्रयोग किया गया था। RDX का आणविक सूत्र होता है C3H6N6O6 है। तो C3H6N6O6 है और यह अति विस्फोटक ठोस होता है जिसका रासायनिक नाम क्या है, साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्राइएमीन होता है। इसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में, साथ ही साथ जो मुंबई में धमाके हुए थे उसमें RDX का ही प्रयोग किया गया था। अगला हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा, जिसको हमने अम्लों में अच्छे से समझा था। तो फॉर्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है HCOOH, साथ ही साथ इसका रासायनिक नाम मेथेनोइक अम्ल होता है। तो मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल एक ऐसा अम्ल है जो कि प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और प्राकृतिक रूप से यह लाल चींटियों, बिच्छू, मधुमक्खी इत्यादि के डंक में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग चमड़ा शोधन में, रबर उद्योग में, कपड़ा उद्योग इत्यादि में होता है। अगला हो जाएगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH और जो एसिटिक अम्ल होता है यह सिरका का मुख्य घटक होता है। यह कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो सिरका का मुख्य घटक एसिटिक अम्ल ही होता है, या फिर हम ये कहें कि सिरका एसिटिक अम्ल का 6 से 10% जलीय विलयन ही होता है। तो दो चीजें, एसिटिक अम्ल जो है सिरका का मुख्य घटक होता है और एसिटिक अम्ल का 6 से 10% जलीय विलयन ही क्या कहलाता है, सिरका कहलाता है। एसिटिक अम्ल का प्रयोग सेलुलोज एसीटेट, धातु एसीटेट, एस्टर, एसीटोन आदि बनाने में कार्बनिक विलायक के रूप में किया जाता है। फिर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहली चीज तो ये कि दूध में जो शर्करा पाई जाती है उसका नाम क्या होता है, लैक्टोज होता है। और लैक्टोज को लैक्टोबैसिलस जो होता है जीवाणु,
तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु ही लैक्टिक एसिड में बदल देता है और इसी वजह से दूध क्या होता है, दही में परिवर्तित हो जाता है, राइट। तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज होती है और लैक्टोज को लैक्टोबैसिलस जीवाणु लैक्टिक अम्ल में बदल देता है और लैक्टिक अम्ल में बदलने से ही दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। तो दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। अगला हो जाएगा एस्पिरिन। एस्पिरिन एक क्या है, दर्द निवारक औषधि है, राइट। तो एस्पिरिन एक दर्द निवारक औषधि होती है जिसे प्राकृतिक रूप से बिलो पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। फिर अगला हो जाएगा एस्पार्टेम हो जाएगा। तो एस्पार्टेम कार्बन का एक ऐसा यौगिक होता है जो कि कृत्रिम मधुरक होता है। कृत्रिम मधुरक क्या होता है वो समझिए। देखिए, यदि कोई व्यक्ति जो भी आहार ग्रहण करता है, यदि उसको मधुमेह की क्या है, बीमारी है, अर्थात मधुमेह की बीमारी में उसको जो है शक्कर लेने से या शक्कर से बने पदार्थ जो जितने भी हैं, शुगर प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, वो खाने से मना किया जाता है। क्योंकि यदि वह व्यक्ति चाय है या कोई भी मीठी खाद्य पदार्थ को ग्रहण करेगा तो उसका जो शुगर लेवल है या शर्करा का लेवल है वो अचानक से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और उसको कोई भी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए कृत्रिम मिठास उत्पन्न करने के लिए कृत्रिम मधुरक का ही प्रयोग किया जाता है। तो हम सीधा कह सकते हैं कि मधुमेह रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए कृत्रिम मिठास उपलब्ध कराने के लिए एस्पार्टेम का प्रयोग कृत्रिम मधुरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ ये जो एस्पार्टेम है यह सुक्रोज या सामान्य चीनी के स्थान पर भोज्य एवं पेय पदार्थों में इसका प्रयोग किया जाता है और यह सामान्य चीनी से या शक्कर से कहीं अधिक जो है मिठास प्रदान करता है। फिर अगला हो जाएगा यूरिया। यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2CONH2 होता है, राइट। NH2CONH2 होता है। इसके साथ ही प्रारंभ में यह माना जाता था कि कार्बनिक जो यौगिक हैं वो जीवों में ही उपस्थित होते हैं, क्योंकि जो सभी जीवधारी हैं उनका आवश्यक घटक कार्बन होता है, अर्थात कार्बन के सबसे अधिक घटक होते हैं और कार्बन के सभी घटक प्राकृतिक ही होते हैं। परंतु पहली बार यूरिया को बनाया गया तो यूरिया प्रथम कार्बनिक यौगिक है जिसको प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया है। तो यूरिया प्रथम कार्बनिक यौगिक है जिसको प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया है। साथ ही साथ यह सफेद क्रिस्टलीय नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें 46.6% नाइट्रोजन होता है। यह भी प्रश्न पूछा गया था। तो यूरिया क्रिस्टलीय नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है और इसमें 46% क्या होता है, नाइट्रोजन का अवयव होता है। इसीलिए इसका प्रयोग जो नाइट्रोजन उर्वरक है या एक तरीके से हम देखें यूरिया, जिसको हम सामान्य भाषा में भी यूरिया ही कहते हैं, तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक बनाने में किया जाता है। फिर हो जाएगा बेंजीन C6H6। बेंजीन का रासायनिक सूत्र C6H6 होता है और यह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का प्रथम सदस्य होता है, राइट। तो बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का यह प्रथम सदस्य होता है। बेंजीन का उपयोग प्लास्टिक, रंजक, औषधियां एवं DD के निर्माण में किया जाता है। अगला हो जाएगा DDT। DDT का फुल फॉर्म क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन हो जाएगा। तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन DDT एक अनिम्नीकारक एवं जल में क्या होता है, अघुलनशील यौगिक है। तो DDT एक अनिम्नीकारक अर्थात इसको सूक्ष्म जीवों के द्वारा निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ यह जल में अघुलनशील होता है। जो DDT है इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर कीटनाशक की तरह किया जाता है और जब इसका प्रयोग
खेतों में किया जाता है, तो चूंकि ये अनिम्नीकारक होता है इसलिए इसका आसानी से विघटन नहीं होता और इस वजह से यह खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाता है, जिसके कई दुष्परिणाम होते हैं। मृदा प्रदूषित होती है, वनस्पति प्रदूषित होती है, खाद्य श्रृंखला भी प्रदूषित होती है, अर्थात नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव होते हैं और इस आधार पर ही इसके उपयोग को सीमित किया गया है। कुछ देशों में तो डीडीटी के प्रयोग को जो है प्रतिबंधित भी किया गया है। तो ये हमने यहाँ पर कार्बन के यौगिक पढ़ लिए हैं। इसके साथ ही हमारा जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट भी पूरा होता है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।